अब आते हैं हम प्रोजेक्ट एलिफेंट। जैसा कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था उसी तरह से हम प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर तो ये था कि जहाँ पे जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर की संख्या अत्यधिक है या उनको लगता है कि वहाँ पे संरक्षण इनको दिया जा सकता है, तो उसको सरकार क्या करती है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ले आती है, जो 1973 में आया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में, 1992 में आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर पे, उससे मैं पहले दो स्कीम बता दूं कि दो टाइप के स्कीम होते हैं। एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अब दो टाइप के कौन होते हैं? एक होता है सेंट्रल, एक होता है सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर, ओके। अब सेंट्रल सेक्टर में 100% गवर्नमेंट का क्या होता है, रोल होता है, 100% फंडिंग करता है गवर्नमेंट। और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि इसमें रेशियो जो होता है वो रेशियो डिपेंड करता है, वो पहले से फिक्स होता है स्टेट बाय स्टेट। जैसे कुछ छोटे स्टेट हैं तो वहाँ पे रेशियो हो सकता है 60-40 का आपको देखने को मिले और 70-30 का मिले। 70 का मतलब 70 का मतलब 70 देगा सेंट्रल गवर्नमेंट और जो 30% है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, उस स्कीम में। तो ये होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेशियो डिवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट में क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वो नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर ले आया गया, उसको हम एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिए। सिंपल। तो जो एक एलिफेंट रिजर्व है वो हो सकता है वो एक नेशनल पार्क भी होगा, या हो सकता है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहा होगा, या हो सकता है नहीं भी हो। तो ये तीनों हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो नेशनल पार्क होगा तो उसी को हम डिक्लेयर करेंगे एलिफेंट रिजर्व, नहीं। वो तो सरकार को जहां पे जगह मिलेगा, जहां पे लगेगा इस एरिया को, यहाँ पे एलिफेंट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे रिजर्व इनको कंजर्वेशन दिया जा सकता है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है वो एक कोई नेशनल पार्क के अंदर वो एरिया आप आ रहा हो तो वो एक नेशनल पार्क भी होगा। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो देखिए ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल था प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाने का, कि उस टाइम पे एलिफेंट का संख्या घटते जा रहे थे। तो इनको सबसे पहला तो था कि इनके लिए वेलफेयर चलाओ। ठीक है, इनके लिए कल्याण योजना, योजना मतलब वो एलिफेंट के लिए जो जो वो एलिफेंट, कौन सा एलिफेंट, जो कैप्टिव एलिफेंट है। कैप्टिव एलिफेंट मतलब जो बंदी हाथी हैं, जिनको बंद रखा गया है। अब बंद की वो कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वो रखते हैं दिखाने के लिए, टूरिस्ट वगैरह आते हैं उन पे उनको घुमाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े होटल्स में रखे जाते हैं, मंदिरों में तो रखे ही जाते हैं। और कुछ लोग का तो फिर शौक होता है हाथी पालने का, जिनको ज़्यादा पैसे वगैरह वाले होते हैं उनको शौक होता है। ठीक है, तो टोटल संख्या जो है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो मैं आगे लिस्ट बताऊंगा नंबर, वो सिर्फ और सिर्फ वो एलिफेंट मैं बताऊंगा जो जंगल में हैं। ठीक है, वो एलिफेंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो बंदी हैं। ओके, तो बंदी जो एलिफेंट हैं वो जो कैप्टिव हैं वो है, उनकी संख्या है 2454। ठीक है, 2454, 2454 है। ठीक है, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। सो देखिए, फर्स्ट तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा जो कैप्टिव एलिफेंट है उनके लिए वेलफेयर चलाओ, कल्याण योजना चलाओ। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट के लिए। एंड देयर हैबिटेट, ये इंपॉर्टेंट है, देयर हैबिटेट, उनके ही संरक्षण में, उनके ही जगह में जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं, जंगल में, वहां पे संरक्षण। मतलब कि हमने पढ़ाया था इन सेतु और एक्स सेतु कंजर्वेशन, तो उनको इन सेतु कंजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, एंड एलिफेंट कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए एलिफेंट कॉरिडोर को। अब एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, चलिए इसको पहले आप समझते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक एलिफेंट रिजर्व है, ये भी एक एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, ये दो एलिफेंट रिजर्व है और इनके बीच का डिस्टेंस समथिंग 1000 के अप्रॉक्स होते हैं दो के बीच में। ठीक है, जैसे अब कोई तमिलनाडु में है और कोई कर्नाटक में है, तो उनके बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 700-800 किलोमीटर रहता है। अब हाथी को तो आप पकड़ के रखेंगे नहीं कि भाई आपको इसी के अंदर रहना है। ठीक, तो ये माइग्रेट करते रहते हैं, विचरण करते हैं। तो जब जो सबसे ज्यादा जो खतरे में होते हैं हाथी, वो होते हैं इसी एरिया में। किसमें होते हैं ये, जो जब ये एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसके बीच में ये सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। और खतरे में क्यों होते हैं, कारण उसका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, कारण डिफरेंट डिफरेंट कारण है उसके। ओके, सो
ये जो हमने बनाया था यहाँ पे, तो ये इसके बीच में क्या होते हैं, डेंजर्ड कंडीशन में होते हैं, खतरे में होते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन करने की बात किया गया है इस प्रोजेक्ट एलिफेंट में। और इसको क्या बोलते हैं, और इसीलिए भारत सरकार ने क्या बना रहे हैं, कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब जब हाथी एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व जा रहे होंगे तो इसी कॉरिडोर में जाएंगे तो उनको क्या होगा, मतलब प्रोटेक्शन वहां पे मिल सकता है। मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा क्या, मतलब वो उनका एक फिक्स रास्ता होगा जिसमें कि ना तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी होगा ना रेल कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो आसानी से आराम से अपने झुंड में जा पाएंगे। देखो मैंने पहले बोला था कि जो हाथी जो होते हैं वो इंसान से उनका स्वभाव मिलता है, काफी जो तेज दिमाग होता है हाथी का, ठीक है, वो भी झुंड में रहना पसंद करते हैं, समाज में चलना पसंद करते हैं। हाथी कभी भी अकेला नहीं चलता है, वो झुंड में चलते हैं। बंदी हाथी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं जो जंगल में रहते हैं वो एक झुंड में चलते हैं। तो जब ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक एक हाथी जा रहे हैं, ये पूरी झुंड में जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी बीच में रेल की पटरियां आ जाती हैं, फिर उनको इतना पता नहीं चलता, फिर वो रेल को पटरियां क्रॉस करते रहते हैं, फिर वो रेल से टक्कर खा के, और जब एक हाथी मरते हैं तो उनके साथ मैंने बताया झुंड में चलते हैं तो साथ साथ में 6-7 हाथी मर जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आगे आगे उनके जो बड़ा जो हाथी होता है वो चलता है, फिर उसके पीछे पीछे छोटे बच्चे चलते हैं। तो देखा जाता है कि वो कभी कई बार तो देखा गया कि 11-11 हाथी भी मर गए हैं। और कभी कभी लोग यहाँ से बिजली के तार या जो पोल वगैरह होते हैं उनसे ये फिर वो उसको उखाड़ देते हैं, फिर वो बिजली के तार गिर जाते हैं तो उससे फिर डेथ हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है ना, इस जो बीच में है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, वो खतरे में होते हैं, तो इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देना जरूरी है। देखो यहाँ पे तो जो जंगल है जहाँ पे रिजर्व है, यहाँ तो गार्ड होगा, फॉरेस्ट विभाग के लोग होंगे, ऑफिसर्स होंगे, और यहाँ भी होगा। लेकिन अब बीच में जो रास्ता आ रहा है 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का, तो वहां पे तो आप चप्पे चप्पे पे गार्ड नहीं रख सकते, सुरक्षा के लिए वहां के ऑफिसर्स तो नहीं रख सकते, इतना तो पॉसिबल है नहीं। तो भारत सरकार ने क्या बना रहा है, कॉरिडोर, ठीक है, 2 रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व को कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है ताकि फिर वो हाथी उसी में विचरण कर पाए, माइग्रेशन करें। तो समझ में आया कॉरिडोर क्या होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो मिटिगेशन मतलब उनके बीच में संयोजना कराना, मतलब उनके बीच में उनके बीचों में, मतलब जो जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी तो हाथी अटैक कर देता है लोगों पे, और कुछ लोग हाथी पे फिर मजे मजे में पत्थर मारते हैं, बम फोड़ते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था कितना खतरनाक केस और कितना दर्दनाक केस हुआ था अभी केरल में, जहाँ पे एक फीमेल एलिफेंट थी जो भूखी थी और वो प्रेग्नेंट थी, और कुछ लोग जो वहाँ के थे उनने मजाक में पाइनएप्पल में क्रैकर्स भर दिए थे, पटाखे भर दिए थे, और वो भूखी थी, उन्हें देखा और खाया, और उसके बाद फिर उनको जो हाथी थी उनकी उसका डेथ हो गया, और साथ में उसके बच्चे भी मर गए, ठीक है। तो इस केस में जो कभी कभी लोग जो मजाक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों के बीच संवेदनशील बनना पड़ेगा। जो हमने अभी देखा था ना ये कि मिटिगेशन का मतलब यही कि हमें उनके प्रति सद्भावना, ठीक है, हमारा जो विचार है उनके प्रति बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रिवेंशन ऑफ द ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब उनके बीच में जो झड़प होती है, ठीक है। कई कई बार जब ये विचरण कर रहे होते हैं तो इनके बीच में एग्रीकल्चर एक्टिविटी होते रहता है, फिर वो फसल बर्बाद करते हैं, फिर उस पर किसान वगैरह उनको मारते हैं, तो फिर वो जब उनको मारते हैं तो फिर वो और फिर गर्जन करते हैं, ठीक है। सो उसके इसमें देखा जाता है कि कई लोग, हजारों हजारों लोग मर जाते हैं हाथी और जो आदमी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो ये सब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर ये सब लाया, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव था। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाने के लिए कि एलिफेंट के लिए, एलिफेंट को कंजर्वेशन के लिए जागरूक करने के लिए 12 अगस्त को मनाया जाता है एलिफेंट रिजर्व। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2012 से ही स्टार्ट हुआ है, 12 अगस्त 2012 से मनाया जा रहा है। अटेंशन किसके लिए, एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट के लिए। ओके, और जागरूकता फैलाने के लिए एक गज यात्रा भी निकाला जाता है, गज यात्रा भी निकाला जाता है। अब गज यात्रा में क्या होता है कि जो फोम या कोई कुछ भी प्लास्टिक की चीजों को हाथी का रूप बनाया जाता है, हाथी के जैसा, और उसको फिर यात्रा निकाला जाता है ताकि लोग उनको अटेंशन दें, वो देखें कि स्पीसी जो है, जो जानवर है वो भी
हमारे सौंदर्य का एक रूप है, हमारे प्रकृति का एक एलिमेंट है, उनको हमें कंजर्वेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो जागरूकता फैलाने के लिए सरकार गज यात्रा भी निकाला जाता है। और इनफैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिफेंट जो है हमारे तीन स्टेट का क्या है, नेशनल एनिमल है, वहाँ का नेशनल एनिमल है। कौन कौन है? एक तो झारखंड, एक केरला, ठीक है, और एक कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, ये तीन का क्या है, केरल, कर्नाटक एंड झारखंड के नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, वहाँ का राजकीय पशु है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिस तरह से हमने टाइगर के असेसमेंट के बारे में देखा था, इसी तरह से एलिफेंट का भी सेंसस होता है, मतलब जनगणना होता है। ठीक, और जनगणना में फिर हर 5 साल के बाद फिर रिपोर्ट जनगणना होता है, फिर उसका रिपोर्ट डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो इस बार जो हुआ था वो 2017 में हुआ था, तो उसका सबसे पहले प्रिमिलरी रिपोर्ट आ चुका था, लेकिन प्रिमिलरी रिपोर्ट में थोड़े बहुत संख्या में इधर उधर था, तो उसको फिर फाइनल रिपोर्ट लाया गया 2019 में। ठीक है, और जो 2017 में जो संख्या था वो कितना था, 27,312। तो ये आंकड़ा कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा, आंकड़ा सिर्फ आपको एक ओवरव्यू के लिए होता है, आंकड़ा आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई एग्जाम नहीं आएगा कि कितने हाथी की संख्या है। तो ये 2017 में जब प्रिमिलरी रिपोर्ट आया था उसके अनुसार बता रहा हूँ, लेकिन 2019 में जो फाइनल रिपोर्ट आया उसके अनुसार से 29,964 हैं हाथी अभी। उसमें सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में, वो अभी हम लिस्ट देखेंगे। ठीक है, और इस 29,000 में से जो है उसमें से 14,612 तो साउथ रीजन में है, और 10,139 कितने कहाँ है, नॉर्थ रीजन में। तो देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसमें कम है, क्योंकि बिहार और यूपी वगैरह में, इतने बड़े यूपी है उसमें 232 ही हाथी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ जो है हाथी की संख्या क्या है, कम है, साउथ की तरफ ज़्यादा है। ओके, सो अब देखो मैंने क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया सरकार को कि आप जो कैप्टिव एलिफेंट हैं, बंदी हाथी हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए। ठीक है, उनके लिए वेलफेयर स्कीम आप चलाइए। तो सरकार के जो ये एक मिनिस्टर, आप जानते हैं ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, सो उनने रिलीज किया, फर्स्ट सर्वे किया बंदी हाथी के लिए 2019 में, और उनने संख्या क्या बताया था, 2454। ठीक है, 2454, और इन 2454 में जो सबसे ज्यादा 58% जो कैप्टिव एलिफेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ असम एंड केरल में है। असम में 905 एंड केरल में 518, 905 और 518, इस 2400 का 58% इसी दो स्टेट में है। तो आपको यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ है, तो कर्नाटका, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा कैप्टिव मतलब बंदी हाथी कहाँ है, तो वो है असम में। ओके, चलिए अब ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, यहां से आपको लिस्ट में थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं, सॉरी एक सेकेंड। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये लिस्ट सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, असम में है और केरल में है। असम, केरल, कर्नाटक, ये आपको 3 याद रखना है, संख्या नहीं याद रखना है, आपको बस नंबर लिस्ट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश में कितने टोटल, मात्र 65 एलिफेंट हैं। तो ये भी कहाँ से आए थे, वो जो ऊपर अभी हमें तमिलनाडु हमने देखा था, वहां से माइग्रेट करके आ गए थे। ओके, और बाकी ये बिहार में 25 है, तो ये सब छोटे छोटे संख्या है जहाँ की हाथी की मात्रा जो है वो थोड़ा कम है। जैसे गुजरात, इससे पहले कभी नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इन स्टेटों में भी देखा जा रहा है, और कारण आप जानते हैं, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो अब आते हैं माइक पे। माइक क्या है, वो वाली माइक नहीं जो आप जिसमें गाना गाते हो, ये माइक संस्था है। तो ये जो माइक साइट है, माइक का फुल फॉर्म पहले आप ध्यान रखिए। माइक जो है वो साइट का ही एक प्रोग्राम है, साइट ने ही एक प्रोग्राम चलाया था जिसको नाम दिया माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम साइट ने ही चलाया था, जो हमने अभी देखा था साइट्स, उसने ही चलाया था। और ये किस लिए चलाया गया कि हाथी जो मर रहे हैं ना, वो क्यों मर रहे हैं, हाथी मर क्यों रहे हैं। तो
तो पहले जब हाथी जब मरते थे तो उनको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के डेट में जो माइक जो संस्था है, इसके अनुसार से क्या हुआ है कि जब भी हाथी कहीं भी मर रहे हैं तो उनका रिसर्च होता है, उनके जो डेड बॉडी होते हैं उनको यदि वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं या उनका किलिंग किया गया है, मारा गया है, तो उस हिसाब से फिर उनको हॉस्पिटल में भेजकर उनका पोस्टमार्टम किया कराया जाता है। अरे पोस्टमार्टम हुआ था तभी तो उन जो हथनी थी उनका उसका पता चला ना कि उसके पेट में बच्चे थे, मतलब बच्चा था उसके पेट में जो 18 महीने बाद वो जन्म देती। ठीक है, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चला। फिर और ज़्यादा लोगों को दुख हुआ, समझ में आया। तो आप जो एनिमल हैं, वो कोई भी एनिमल हो, उनके प्रति सद्भावना रखिए। ठीक है, उनके प्रति अपना जो सोच है वो ये नहीं कि कुछ लोग देखते हैं चलते राह में कुत्तों को परेशान करेंगे। ठीक है, फिर वो कई बार देखा जाता है कि कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उनको और वो आप उनसे प्यार से पेश आइए, आपको कोई खतरा वो नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम जो प्रोग्राम की बात कर रहे थे उस पर आते हैं। तो इलीगल किलिंग जो है उसके लिए माइक साइट बनाया गया। और हाँ, माइक साइट क्या होता है? माइक साइट होता है कि आप जो साइट्स है वो जगह डिक्लेयर करता है माइक साइट को जहाँ पे एलिफेंट की जो संख्या है वो ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक है, तो उस साइट को माइक साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और वो कौन कौन माइक साइट है वो अभी आगे मैं लिस्ट में दे दिया हूँ, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। और जो माइक प्रोग्राम था वो 2003 में से चलाया स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलाया गया। और हाथी का जो माइक साइट जितने भी है वहाँ पे मरने के बाद हाथी के पूरी जिस तरह से आदमी को जांच पड़ताल किया जाता है ना, जब कोई इलीगल किलिंग होता है या किसी प्रकार का हत्या किया जाता है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आता है, ऐसे ही बिल्कुल अटेंशन हाथी को भी दिया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो हमारा जो सरकार है वो हाथियों को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठा रही है। जैसे और इससे भी पता चलता है कि आप सरकार जो है वो इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दे रखा है। सीएमएस ने भी अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है, साइट्स ने भी अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है। ठीक है, और तो और WPIF जो हमारा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसने भी अपने शेड्यूल फर्स्ट में डाल रखा है। तो डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि हाथी को बचाने के लिए पूरा का पूरा सरकार अटेंशन दे रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। देखो एलिफेंट कॉरिडोर तो हमने बात कर लिया कि क्या होता है कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर क्या होता है भाई साहब? एक नैरो स्ट्रेट मतलब गली होता है जहां से हाथी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह अपना रास्ता मतलब अपना जगह चेंज करते हैं। ठीक है, टू लार्ज हैबिटेट के बीच में कनेक्ट जो रास्ता होता है इसी को हम बोलते हैं कॉरिडोर। एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉरिडोर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कॉरिडोर है। और टोटल जो हाथी का जो कॉरिडोर है वो 100 प्लस है इंडिया में, 100 प्लस है इंडिया में कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर क्यों बनाया गया? मैंने पहले बताया, क्योंकि इसी जो कॉरिडोर है ना, इसी जो जब हाथी विचरित करते हैं तो इसके बीच में जो रास्ता होता है इसमें हाईली वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, हाईली वल्नरेबल होते हैं क्योंकि इसके बीच में कहीं बीच में रेलवे आ जाता है, कहीं कंस्ट्रक्शन आ जाता है, कहीं इलेक्ट्रोक्यूजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोक्यूजन जो होता है वो क्या होता है, जैसे तार में फंस के फिर उनको शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें हाथी मर जाते हैं। पॉचिंग होता है, मतलब उनका शिकार किया जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, मैंने ये सब डिस्कस कर रखे हैं। ओके, चलिए अब यहीं पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि IUCN मैंने डिस्कस कर रखे हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। ठीक है, ये एक संस्था है जो हमारा नेचर है उनको बचाने के लिए ये काम करता है, इंटरनेशनल संस्था है ये। और इसकी जो ये ग्लैंड शहर है, ग्लैंड एक स्विट्जरलैंड का शहर है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारा एशियन जो एलिफेंट है और जो अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीका का जो एलिफेंट है, वो IUCN का एक बुक होता है जिसको हम बोलते हैं रेड लिस्ट डाटा बुक। और इस बुक में उस स्पीसीज को रखा जाता है जो काफ़ी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कंडीशन में होते हैं, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है ताकि उसको मैक्सिमम कंजर्वेशन दिया जाए। फिर जैसे IUCN ने उसको इस लिस्ट में डाल दिया, रेड बुक डाटा लिस्ट में, फिर उनको उनकी तरफ से भी फंडिंग किया जाता है, पैसे दिया जाता है कि आप इनका संरक्षण कीजिए। चलिए, तो ये IUCN जो हमने, मेरा क्वेश्चन क्या था कि एशियन जो एलिफेंट हैं उनको किस लिस्ट में डाल रखा है? इंडेंजर्ड। और जो अफ्रीकन है उनको किस में डाल रखा है? उसको वल्नरेबल। ठीक है,
तो वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब कम खतरे में, और इंडेंजर्ड का मतलब खतरे में, ज़्यादा खतरे में, और क्रिटिकल इंडेंजर्ड का मतलब तो फिर घोर विलुप्त हो गया, मतलब वो बिल्कुल अब स्पीशीज बहुत कम बचे हैं। तो अभी जो हमारा एशियन एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड कंडीशन में है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट जो कॉरिडोर हम पढ़ रहे थे, तो इसमें कॉरिडोर में देखा गया है कि जब एक रिपोर्ट आया था 2009 से 2017 का, 2017 का जो रिपोर्ट था उसमें 500 के लगभग, मतलब 400 कुछ हाथी, 91 92 हाथी थे जो कि बिजली के तार से फंस के मर गए। ठीक है, कुछ हाथी रेल के पटरी पे आकर मर गए। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इनका कॉरिडोर में क्या होता है, ये काफ़ी हाईली वल्नरेबल होते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं सिंगफन टाइगर रिजर्व। देखिए, आपको पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व तो 30 तो टाइगर रिजर्व है, याद कर सकते हो आप। ऐसे नहीं कि आप रटने बैठना, आप लिस्ट में बना लो, कहीं दीवार पे चिपका दिया, सुबह उठा एक नज़र डाल लिया, शाम को उठा एक नज़र डाल लिया, खाना खाते नज़र डाल लिया, इस तरह से याद हो जाता है। ठीक है, याद करने बैठने मत। ठीक है, तो आप एक पेज पे लिखो और दीवार पे चिपका दो, सबसे अच्छा तरीका है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, और ये चीज़ हम अपने टीचर से सीखे हैं। तो देखो, ये जो सिंगफन एलिफेंट रिजर्व है, ये कहाँ है, नागालैंड में है। नागालैंड में है, मौन डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कितने एकड़ में है, 5825 एकड़ में फैला हुआ है। और ये किसके लिए बनाया गया है, तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एलिफेंट इन दिस स्टेट। तो सरकार को लगा कि यहाँ पे एलिफेंट को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, यहाँ पे नंबर हैं, तो इनको डिक्लेयर कर दिया गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट के अंदर ले आया गया 1992 में, मतलब 1992 एक्ट के अंदर। और ये जो 30वां जो हम बात कर रहे थे ना, जो 30 टाइगर रिजर्व का बात कर रहे थे, वो 30वां कौन था, यही टाइगर रिजर्व है। तो सबसे लेटेस्ट आपको पूछा जाए, ये कब बना था, 2018 में, 2018 में बना था ये ध्यान रखिएगा। देखो, टाइगर रिजर्व जो है ना, जो एलिफेंट रिजर्व है, वो बनाना इतना आसान नहीं है, वो एक टाइम था जब हम 1992 में ये एलिफेंट एक्ट लाए हम, प्रोटेक्शन एक्ट। तो उस टाइम था कि प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर हमें जहाँ जहाँ जगह मिलते गया जल्दी जल्दी वहाँ पे बन गए, टाइगर रिजर्व बन गए। लेकिन 2010 से 2020 तक का जो अपना दौर है, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइगर रिजर्व बने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइगर रिजर्व बने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 3 वो कौन सा है, तो 30वां जो है वो तो सिंगफन है, आप जानते हैं। और जो 29वां है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो 29th नंबर वाला है, वो है डांडेली। आपको याद आया, डांडेली आंसी टाइगर रिजर्व, कर्नाटक, मैंने पढ़ाया था, और ये 2015 में बना था, ठीक। और जो 28वां था, और जो 28वां है वो है छत्तीसगढ़ में, बादलखोल, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप अपने तरीके से कीजिएगा, बादलखोल तमोर पिंगला, ठीक। आप इसको डेली देखिएगा, इस पे नजर डालिएगा तो आपको फिर यूज टू हो जाएगा। ठीक है, वादरखोल तमोर पिंगला, और ये 2011 में बना था, ओके। तो ये आप 3 याद रखिएगा, लेटेस्ट वाला। तो पिछले 10 साल में सिर्फ 3 बने हैं। तो चलिए, आई थिंक अब हमने पूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं उन 30 नंबर पे कि कौन से किस स्टेट में है। तो हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से चलेंगे, फिर साउथ की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो है सोनितपुर, असम के। ये 3 है, असम में 3 है, 5 हैं, असम में 5 हैं। वो है सोनितपुर, और दिहांग पटकई एक माइक साइट भी है। मैंने बोला था ना, मैं बताऊंगा आगे माइक साइट, तो ये माइक साइट भी है, ध्यान रखिएगा। और काजीरंगा आपको पता है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी डिक्लेयर कर रखा है। कार्बी अंगलोंग, और फिर है धनसिरी लुंगडिंग, असम में है, और एक चिरांग रिपू भी असम में है, और एक माइक साइट है। तो माइक साइट 2 हैं असम में, दिहांग पटकई एंड चिरांग रिपू। और मेघालय आ जाते हैं, तो मेघालय में गारो हिल्स, और एक और प्रपोज्ड है, मैं आगे बताऊंगा। 4 अभी देखो प्रपोज्ड है, 30 तो डिक्लेयर कर दिया गया है। देखो, प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, प्रपोज्ड का मतलब ये होता है कि भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप इसको बनाओ, लेकिन जब तक वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं ऑफिशियली करेंगे, तो हम कैसे मान लेंगे उसको टाइगर रिजर्व, हम लिस्ट में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ वेबसाइट पे आपको गलत मिलेगा,
32 कहीं पे लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपको 30 याद रखना है, 30 अभी ऑफिशियल है। और बाकी यदि चेंज होते रहेगा तो फिर आप उसको करंट अफेयर तो पढ़ते ही होगे, पेपर वगैरह में आएगा, न्यूज में आएगा, तो आप उसको फिर फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो अभी तो मेघालय में एक है, ठीक है, गारो हिल्स। अब आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग एंड साउथ अरुणाचल, एक का नाम ही है साउथ अरुणाचल, ठीक है। और नागालैंड में एक तो अभी हमने सिंगफन देखा जो लेटेस्ट बना है, और एक इन टंकी। चलिए ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मयूर झरना एंड ईस्टर्न द्वार। तो ये एक ईस्टर्न द्वार जो है वो एक माइक साइट है, और झारखंड में आते हैं तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। और उड़ीसा में 3 है, मयूरभंज, महानदी वहाँ का नदी भी है, एक ही नदी जाता है उड़ीसा में, वो महानदी है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। और संबलपुर वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो संबलपुर ध्यान रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ की जो अभी बात कर रहे थे ना हम, ये बादलखोल, तमोर, पिंगला, वो यही है जो हमने 2011 में डिक्लेयर किया गया था, 28वां, ठीक है। और देखो उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में आपको याद रहेगा, क्योंकि ये हिमालय का एक पार्ट होता है शिवालिक, और उत्तराखंड में हिमालय है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा। और ये माइक साइट है, ये एक माइक साइट है। और उत्तर प्रदेश वाले का जो नाम ही उत्तर प्रदेश है, तो इसको तो आपको ध्यान ही रहेगा। चलिए अब हम आते हैं साउथ की तरफ। तो साउथ में जो है वो देखो डांडेली टाइगर रिजर्व भी, देखो टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब क्या है ना, सेम है। तो मैं जब लास्ट में कंप्लीट कर दूंगा ना, तो एक मैं कंपाइल वीडियो लाऊंगा और कंपाइल फाइल बनाऊंगा, जिसमें कि पूरी की पूरी रहेगा कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये एक रामसर साइट भी है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये मैं एक कंपाइल करके वीडियो लाऊंगा सबसे लास्ट में, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा तब। और नेक्स्ट है कर्नाटक में मैसूरू, ठीक है, मैसूर पढ़ा जाता है, मैसूरू हिंदी में लिखा जाता है। तो देखो मैसूर सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। फिर आते हैं हम तमिलनाडु में 4 है, नीलगिरी वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, नीलगिरी ब्लू माउंटेन को भी बोलते हैं। और नीलगिरी जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, उसके बीच का कनेक्शन का भी काम करता है नीलगिरी पर्वत। अब आते हैं नेक्स्ट जो है कोयम्बटूर एंड अन्नामलाई और मुदुमलाई नेशनल पार्क भी, टाइगर रिजर्व भी है, आपको पढ़ाया था। और श्रीविल्लीपुत्तूर, ये प्रोनाउंसिएशन आपको भी आ जाएगा, आप डेली पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वाले एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं इसका। तो श्रीविल्लीपुत्तूर जो है वो तमिलनाडु में है। 4 हमने देख लिया तमिलनाडु में। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में, रायला एक ही आंध्र प्रदेश में रायला है, और नीलांबर और अन्नामुड़ी और वायनाड पेरियार वहाँ का नदी है, झील है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, ओके। तो नीलांबर, अन्नामुड़ी एंड वायनाड और पेरियार, तो ये 4 केरला में हो गए, एक हमारा आंध्र प्रदेश, 4 हमारा तमिलनाडु में है, और 2 कर्नाटक, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक छत्तीसगढ़, 3 उड़ीसा झारखंड में एक, और 2 वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड में 2, गारो हिल्स मेघालय में एंड 5 असम में। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वो कहाँ है, सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व है असम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं ये 4 जो है ये प्रपोज है, ये खासी हिल्स मेघालय में, और बैतमी और एक का तो नाम ही है साउथ उड़ीसा, और ये बैतमी जो ये भी उड़ीसा में है। तो 2 उड़ीसा में प्रपोज्ड है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी हम इसको टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं मानेंगे, बट ये प्रपोज्ड है, ठीक है, ये प्रपोज्ड है। और लेमरू छत्तीसगढ़ में, ओके। सो अब इतना ही था इस सेशन में। आई होप कि आपको क्लियरिटी हुआ होगा। कुछ लोग पहले से भी जानते होंगे, तो उनको भी यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। कुछ यदि सजेशन हो आपका तो कि आप ऐसे कर सकते हो, तो मुझे सजेशन लेना अच्छा लगता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।